हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल पे आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि किस तरह से हम लोग जो है वो डिक्लेरेशन के जो रूल्स हैं, जिसको हम लोग बोलते थे होस्टिंग, और फिर जो यूज स्ट्रिक्ट जो कि हमारे कोडिंग के स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है, उसके बारे में हमने देख लिया था। तो हमारी एक्मा स्क्रिप्ट जो है, एक्मा स्टैंडर्ड जो है उसकी जो ये सीरीज चल रही है, वो कहानी है डेवलपर की और एक्मा स्टैंडर्ड के बीच की, जिसको मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। और एक अच्छे से पढ़ाने के लिए मैंने इस कहानी के थ्रू सोचा है कि आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिल जाए और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या कहानी है क्या है, तो मैं बता दूं कि एक्मा स्टैंडर्ड जो है वो लैंग्वेज तो है नहीं, कोई स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो क्या ड्रॉबैक्स थे पहले जावास्क्रिप्ट में, और पहले जो पुरानी चीजें थी उनको मॉडिफाई करके नया स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन किया है एक्मा के थ्रू, वो सब हम लोग एक कहानी के तौर पे कर रहे हैं। मतलब एक डेवलपर था जो कि जावास्क्रिप्ट में काम करता था, तो एक्मा वालों ने क्या क्या चीजें उसको सिखाई, क्या क्या चीजें नई उसको बताई, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छे से और कर सके। तो ऐसी एक कहानी है, तो आप पहले वीडियो से देख सकते हो अगर थोड़ा कंफ्यूजन इसमें लग रहा हो। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अब जो ये टॉपिक होने वाला है आज से हमारा, तो अब से लेके सारे टॉपिक जो एक्मा के हैं वो ऐसे टॉपिक है, अगर आपने कहीं पे रिएक्ट देखा हो, आपने रिएक्ट के बारे में जाना हो, पता हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे। तो ध्यान से देखना, अब से जो वीडियो आने वाले हैं वो एकदम अच्छे से समझना और देखना। जो लोग कंटिन्यू मेरे साथ देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, उनको मैं बता दूं कि अच्छे से ये वीडियोस आपको देखना है, और जो पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हैं वो भी अगले जो पहले अपलोड किए हैं मैंने वीडियोस, वो जाके एक बार देख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन होती हो तो। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, हमारी कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो कहानी ये है, टॉपिक ये आ रहा है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो था हमारा एरो फंक्शन। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा एरो एरो फंक्शन पे। ओके, अब क्या है टॉपिक, किस तरह से चलेंगे, उससे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हम लोग जब फंक्शन बनाते हैं तो इस तरह से मैं कुछ फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ फंक्शन कीवर्ड के साथ। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूं, यहाँ पे इको दिस इज माय फंक्शन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे इस तरह से रिफ्रेश करेंगे, अभी तो कुछ फिलहाल होगा नहीं क्योंकि फंक्शन हमने कॉल करवाया नहीं है। हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं ताकि वेब पेज में आपको ये चीज दिखे। तो माय फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है, रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज माय फंक्शन कॉल हो गया है यहाँ पे। चलिए, अब क्या है हमें करना, कि ये फंक्शन नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में कॉल होता है, और इसके अलावा और एक तरीका कौन सा था कि एक वेरिएबल हम लोग बता सकते हैं फंक्शन करके, वेरिएबल बनाए, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करें, फंक्शन यहाँ पे बनाए, और इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एनोनिमस फंक्शन। तो इसको भी अगर हम लोगों को कॉल करवाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर और पास करेंगे जिसको हम लोग ब्रेक देंगे। यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमारा जो है उसको हम लोग कॉल कर पाएंगे। तो हो गया हमारा यहाँ पे फंक्शन वेर। तो ये एनोनिमस फंक्शन हमारा कॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो इस चीज को फंक्शन एज अ वेरिएबल, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो फंक्शन है हमारा वो एज अ वेरिएबल अब यहाँ पे कॉल हो रहा है। चलिए, तो ये तरीका था जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन बनाते थे। तो डेवलपर भी यहाँ पे काम कर रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी, और उसने ये फंक्शन यहाँ पे बना दिए। अब फंक्शन में भी पैरामीटर होते थे, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होता था, अभी के लिए हमारा ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। पैरामीटराइज फंक्शन भी होता है तो क्या है, उसके अंदर पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, तो वो भी हमारा पैरामीटराइज फंक्शन है। चलिए, अब यहाँ पे जो डेवलपर था वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में इस तरह से फंक्शन बना के काम कर रहा था। तो एक्मा वालों ने बोला कि हमारे पास एक और तरीका है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। तो वो डेवलपर बोला कौन सा तरीका, तो बोले एरो फंक्शन। तो बोले होता क्या है एरो फंक्शन, तो एक्मा वालों ने बोला कि करके बताते हैं हम लोग।
एक्मा वालों ने किया ये, लेट करके एक वेरिएबल ले लिया, एरो हम लोग यहाँ पे लेते हैं और हम लोग यहाँ पे फंक्शन का शॉर्ट कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे उस तरह से उन्होंने ब्रैकेट किया और यहाँ पे इस तरह से लिख के उन्होंने रिटर्न करवाया यहाँ पे ऐसे, दिस इज एरो फंक्शन, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया उन लोगों ने और क्या करा, एरो फंक्शन जो है वो यहाँ पे उन्होंने कॉल करवा दिया, ठीक है। कैसे करवाए, नॉर्मल जो हम लोग करवाते हैं उसी तरह से। चलिए रिफ्रेश करते हैं, हम लोग यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, दिस इज एरो फंक्शन भी कॉल हो गया। अब डेवलपर बोलता है कि उसमें नया क्या किया, यहाँ पे भी तो होता है और आपने इस तरह से किया, खामखा यहाँ पे हमको सिंटेक्स याद रखनी पड़ेगी कि भाई ब्रैकेट्स करो और इस तरह से चलो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कुछ याद रखना नहीं है, तो फिर मतलब क्या है, ठीक है। डेवलपर ने एक क्वेश्चन किया जो कि आपके दिमाग में भी आएगा कि फर्क क्या है दोनों में। फर्क एक्मा वालों ने बताया कि हम लोग आपको जो इसका डिफरेंस है वो बताएंगे, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझ लो। तो डेवलपर बोला जी हाँ, मैं वो भी समझना चाहता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है, ये चीज जो लिखी है वो क्या है। तो एक्मा वालों ने बोला देखो, आप जो नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हो वो फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके फंक्शन का नाम लेके फिर पैरेंथेसिस यहाँ पे लिखते हो। नॉर्मल एनोनिमस फंक्शन में भी आप वेरिएबल लेते हो और फिर फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो बोले हाँ वैसे ही करते हैं। तो बस आप जो फंक्शन कीवर्ड करके फंक्शन का नाम लिखते हो और फंक्शन एज अ वेरिएबल, एनोनिमस फंक्शन में वेरिएबल लिख के जो फंक्शन कीवर्ड लिखते हो वो एरो फंक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैरेंथेसिस और जो एरो है वो इनडायरेक्टली इस कीवर्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब होता क्या है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। देखिए फंक्शन जो कीवर्ड है वो हट गया, पैरेंथेसिस तो है जो कि इंडिकेट करेगा कि हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस तो है, और एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके फंक्शन को, तो ये पूरी लाइन जो है वो आपको फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट होती है यहाँ पे। चलिए डेवलपर ने कहा मान लिया कि ये फंक्शन के तौर पे होती है, फिर आपने कर्ली ब्रेसेस किया और रिटर्न किया, जो कि यहाँ पे भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में करवाते हैं नॉर्मल, और कॉल भी हो गया। चलिए अब इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, इन तरीकों में से कौन सा बेनिफिट और कौन सा अच्छा रहता है यूज करने में, वो क्या है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आता है। एक्मा वालों ने बोला देखिए आपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में इस तरह से फंक्शन लिखा सिंपल एक लाइन को प्रिंट करवाने के लिए, आपके फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है जो आउटपुट दे रही है। तो बोले हाँ दे रही है, तो भी आपने इस तरह से लिखा, बोला हाँ। तो फिर आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है एरो फंक्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो डेवलपर ने काउंटर क्वेश्चन किया कि आपने भी तो वही किया है, सेम ही चीज तो यहाँ पे हो रही है। तो जब एक्मा वालों ने बोला कि हाँ हमने की है, लेकिन ये नॉर्मल सिंटैक्स है एरो फंक्शन की, लेकिन अगर आपके पास एक ही आउटपुट आने वाला है, एक ही लाइन रिटर्न हो रही है आपके फंक्शन में से, तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये कर्ली ब्रेसिस और वो सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो बोले कैसे हो सकता है ये चीज, तो बोले देखिए हम बताते हैं। तो उन्होंने एक दूसरा फंक्शन बनाया शॉर्ट फंक्शन करके, और यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ले लिए और फिर एरो किया, और यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल करके उन्होंने एक स्ट्रिंग लिखी, शॉर्ट स्ट्रिंग, बस इतना लिख दिया। अब बोले यहाँ पे हम लोग कॉल करवाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन इसको हम लोग कॉल करवाएंगे। यहाँ पे चलेंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए शॉर्ट स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेक लिख देता हूँ ताकि वो नई लाइन में आ जाए। तो रिफ्रेश कर दिया, शॉर्ट स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट, देखा। तो उन लोगों ने ये बताया कि जब आपको पता है कि आपकी एक ही लाइन है आउटपुट में आने वाली, रिटर्न एक ही चीज होने वाली है, तो आपको और कुछ फॉलो नहीं करना, सिंपल ऐसे लिख देना है। देखिए कोई भी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, ना तो मैंने रिटर्न लिखा है, ऑटोमेटिक ही वो रिटर्न करेगा इस सिंगल लाइन को, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डेवलपर ने कहा चलिए ठीक है मान लिया आपकी बात को, लेकिन डेवलपर ने एक क्वेश्चन और किया कि मान लीजिए कि पैरामीटराइज फंक्शन हुआ तो क्या, मतलब कि हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में मान लो कि यहाँ पे पैरामीटर है, मैंने नेम पैरामीटर पास किया,
यहाँ पे चलता हूँ, नेम को कॉन्केट करवाता हूँ। अब मुझे ये फंक्शन कॉल करवाना है तो मैं यहाँ पे मेरा सपोज नाम यहाँ पे लिखता हूँ, मिहिल पैरामीटर में पास किया। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए दिस इज माय फंक्शन मिहिल, यहाँ पे नाम आ चुका है। अब बताइए कि एरो फंक्शन में हम लोग पैरामीटर कैसे पास करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। पहला पॉइंट क्या था कि एरो फंक्शन क्या है, किस तरह से प्रेजेंट होता है, वो हमने देख लिया। फिर सिंगल लाइन का आउटपुट है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं वो देखा। अब पैरामीटर कैसे पास करेंगे उसका बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लेट यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर फंक्शन। तो अब करना ये है आपको कि सिंगल आउटपुट अभी रखेंगे यहाँ पे और मैं लिखूंगा पैरामीटर फंक्शन। अब इसमें भी पैरामीटर वाला जो फंक्शन जो वेरिएबल होगा वो हम लोग कॉन्केट करवाएंगे। तो एक्मा वालों ने बताया पैरामीटर ऐसी जो ये पैरेंथेसिस है ना वहीं पे आप डाल दीजिए। ये हमने डाल दिया नेम। अब लिटरल्स का इस्तेमाल किया है तो आप डॉलर कर लीजिए, कर्ली ब्रेसेस कर लीजिए, नेम को कॉन्केट करवा लीजिए। अब देखिए आपने नॉर्मल स्ट्रिंग में प्लस करके इस तरह से किया, लिटरल्स में हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो लिटरल्स के बारे में अगर और जानना है तो हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और एक्मा की भी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। चलिए तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अब हम लोग। तो पैरामीटर फंक्शन अनडिफाइंड, अभी अनडिफाइंड यहाँ पे आ रहा है। नेम का जो पैरामीटर है वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर तो पास किया नहीं है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करके पास कर देता हूँ और यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे वेब पेज में देखो टेस्ट कॉन्केट होके आ चुका है। तो एक्मा वालों ने बोला आप यहाँ पे भी पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्मा वालों ने डेवलपर को पूछा कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है फिर भी आपको इस तरह से पास करना पड़ता है ना। डेवलपर ने बोला हाँ पैरामीटर है तो पास तो करना ही पड़ेगा। एक सिंगल पैरामीटर हो चाहे कितने भी पैरामीटर हो आपको पास तो करना पड़ेगा ना। एक्मा वालों ने बोला कि एरो फंक्शन का दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके पास सिर्फ सिंगल पैरामीटर है और सिंगल लाइन का रिटर्न हो रहा है या सिंगल लाइन आउटपुट में दे रहा है तो आपको सिंगल पैरामीटर में पैरेंथेसिस भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने पैरेंथेसिस हटा दिए, सिंगल पैरामीटर है। अब रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारा आउटपुट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या किया, सिंगल पैरामीटर है पैरेंथेसिस हटा दिए तो भी वो चलेगा। तो डेवलपर ने काउंटर किया कि भाई मेरा दूसरा पैरामीटर भी आ रहा है। चलिए तो एक्मा वालों ने बोला हमने पहले ही बोला कि सिंगल पैरामीटर है तो आप पैरेंथेसिस नहीं करोगे तो चलेगा। लेकिन जब दूसरा पैरामीटर आता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैरामीटर है तो फिर आपको पैरेंथेसिस करने पड़ेंगे और यहाँ पे चल के भी आपको डॉलर डॉलर एल नेम जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। यहाँ पे दूसरा पैरामीटर पास करेंगे डेमो करके। अब देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश करेंगे, टेस्ट डेमो दोनों यहाँ पे आ चुके हैं हमारे। तो ये तरीका है आपका। अब क्या हुआ, डेवलपर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने बोला कि आपने बोल दिया कि सिंगल लाइन अगर आउटपुट है तो कर्ली ब्रेसिस का फॉर्मेट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो हो जाता है। मान लो कि मल्टीपल लाइन या सिंगल लाइन वो कैसे डिफाइन करोगे आप। तो एक्मा वालों ने बोला कि फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो फंक्शन वो एक लॉजिक को कंटेन करता है। आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग लाइंस लिखी है उसको एक ब्लॉक ऑफ कोड में डाल दिया, वो ब्लॉक ऑफ कोड एक फंक्शन बन जाता है, पहली बात। चलिए तो जब आप लॉजिक आपका बड़ा है, जैसे कि अब मान लीजिए कि मेरे पास एक और फंक्शन है जो कि कैलकुलेशन करता है, मतलब एडिशन करता है, एडिशन फंक्शन है मेरे पास। अब एडिशन फंक्शन का काम ये है कि यहाँ पे चलेंगे और मैं यहाँ पे दो वैल्यू लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया और लेट y इज इक्वल टू मैंने 20 ले लिया है। अब मुझे रिटर्न करवाना है इन दोनों का सम। तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई किया और यहाँ पे इस तरह से लिखा। यहाँ पे पहले ब्रेक लिख देते हैं ताकि नई लाइन जो है वो आ जाए हमारी नेक्स्ट आउटपुट में। तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे चलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हो गया एडिशन फंक्शन जो है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। चलिए आउटपुट क्या आता है, 30 आना चाहिए हमारा, आ गया 30। तो बोले ये देखो लॉजिक बिल्डिंग है, अब आपको कंडीशन लगानी है, लूपिंग करनी है तो बड़ा कोड होने वाला है, तो फिर आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिंगल लाइन है, अब मान लो कि सिंगल लाइन का मतलब ये है कि एक्स और वाई यहाँ पे दिए गए, हमें फंक्शन में दिए गए हैं।
लेकिन ये पैरामीटर में है, सपोज x और y पैरामीटर में है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x डाल दिया, यहाँ पे y डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने 10 पास कर दिया, इसके अंदर 20 पास कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारा 30 चलना चाहिए, तो चल रहा है। अब ये सिंगल लाइन हो गया, x और y के ऊपर हमारा ये आउटपुट डिपेंड है, तो अब आपको कर्ली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे रिटर्न जो है उसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, x और y है उसको यहाँ पे लेके चलते हैं और यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो हमारा 30 जो आउटपुट है वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। देखिए रह रहा है। तो अब ये पैरामीटर पे डिपेंड है, लॉजिक नहीं है, सिर्फ सम करके रिटर्न करना है। तो सिंगल लाइन में ही आपका कोड खत्म हो गया। वही कोड अगर फंक्शन में करते तो आपको 3 से 4 लाइन लिखनी पड़ती। तो ये फायदा है एरो फंक्शन का। दूसरा बेनिफिट क्या है कि दूसरा बेनिफिट, मतलब बेनिफिट नहीं बोल सकते, कि दोनों का डिफरेंस क्या है वो बता रहा हूं मैं। कि जब आप नॉर्मल फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और जो हमने डॉम एलिमेंट्स सीखे थे, इवेंट सीखी थी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर जब आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या करता है, मान लो कि आपने एक बटन पे क्लिक इवेंट रखी है, फिर आपने कुछ मेन पेज लोड हो जाए उस पे इवेंट लिखी है। अब उन दोनों इवेंट के ऊपर आप कॉमन फंक्शन को कॉल करवा रहे हो। तो जब नॉर्मल फंक्शन होता है और उसमें आपने दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, तो दिस कीवर्ड क्या करता है, रेफरेंस देता है जो भी इवेंट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो इवेंट है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है, उसका प्रीमाइसिस में ही वो रेफरेंस देता है। ठीक है, तो जब आपने दो अलग अलग इवेंट्स पे सेम फंक्शन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कॉल करवाया है, तो वो क्या करता है, दोनों के लिए अलग अलग तौर पे आउटपुट देगा, दोनों की इवेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो देगा। लेकिन एरो फंक्शन के अंदर जब आप वो चीज सेम करोगे, दो अलग अलग इवेंट्स पे आप करोगे, तो अब एरो फंक्शन को वो नहीं पता कि किसका रेफरेंस मुझे देना है, बस जो जिसने पहले इवेंट फायर की उसी का वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा के देगा। ये एरो फंक्शन का काम है। जो भी पहली इवेंट आपकी फायर हो गई है उसका ही ऑब्जेक्ट वो ले लेगा। जो ऑनर है पहली बार, मतलब पहली बार ही, जैसे कि गाड़ी की बात करें तो सेकंड हैंड गाड़ी क्या है कि किसी ने खरीदी थी पहले नई, फिर उसने बेच दी, तो वो सेकंड हैंड गाड़ी हो गई। तो नॉर्मल फंक्शन जो होता है उसमें अगर आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो क्या होता है, जैसे कि जो गाड़ी पहले किसी बंदे की थी, नई खरीदी थी, तो हमको उसका भी नाम पता है और सेकंड हैंड जिसके पास है उसका भी नाम पता है, मान लीजिए। लेकिन जब एरो फंक्शन की बात आती है तो उसको कोई लेना देना नहीं है कि किसका था, पहले किसने खरीदी थी, सिर्फ उसका ही नाम उसको याद है, दूसरे का याद नहीं है, उस इंफॉर्मेशन में ही नहीं है कि दूसरे किसने लिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है और ये डिफरेंस है एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन का। इसको फैट एरो फंक्शन भी कई बार बोला जाता है, लेकिन हम लोग एरो फंक्शन से ही जानेंगे इसको। अब देखो ये जो तरीका मैंने लिखा है ना, अगर आपने रिएक्ट जेएस कहीं पे पढ़ा है, देखा है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इस टाइप के जो फंक्शन है वो रिएक्ट जेएस में यूज होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आज से जो वीडियो स्टार्ट होंगे वो कहीं ना कहीं रिएक्ट के आपके बेसिक्स वीडियो होंगे जो आपको बहुत काम आएंगे, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और जानेंगे पैरामीटर के बारे में, जो फंक्शंस के अंदर पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, किस तरह से एक और स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। अगर थोड़ा अच्छा लगता है मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के रिएक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो नोटिफिकेशन मिलेगी और टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, वीडियोज में अपलोड करूंगा, तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर हो सके तो लाइक शेयर भी करिए किसी के साथ। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।